Hello students, I am Ahad Hussain, your chemistry teacher. Hope you are very well. So this is your third lecture of chemical reactions and equations. So we have covered in last lecture change in states. So now we will start from chemical equations. What is chemical equations? What are chemical equations? The method of representing a chemical reaction with the help of symbol and formula of substances involved in it is known as chemical equation. तो हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं? ऐसा मेथड जो कि रिप्रेजेंट करेगा किसी केमिकल रिएक्शन को विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स के हेल्प से उसको रिप्रेजेंट करेगा किसी रिएक्शन को, फार्मूला की हेल्प से, एंड और इसी को हम लोग क्या कहेंगे? केमिकल रिएक्शंस कहेंगे. लेट अस टेक वन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ अ केमिकल इक्वेशन क्लियरली. हम लोग अब एक जो है देखते हैं कि क्या होता है एग्जैक्टली केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं. ओके, जिंक मेटल रिएक्ट विथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस. दिस रिएक्शन कैन बी रिटन इन वर्ड्स एज. तो इसको हम लोग जो इस तरीके से लैंग्वेज में लिखा हुआ है इसको हम लोग वर्ड्स में कैसे लिख लेते हैं? देखिए, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स अस जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस. तो आप लोगों को पता ही होगा जिंक क्या होता है. जिंक क्या होता है? एक मेटल होता है, ठीक है ना. वो किससे रिएक्ट करेगा? सल्फ्यूरिक एसिड से. सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करके सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है? H2SO4. ये क्या हमको देगा? ठीक है, हाइड्रोजन गैस देगा और जिंक सल्फेट देगा, ZnSO4. अच्छा, अभी हम लोग बात करेंगे ये जो जिंक है इसने ये दोनों हाइड्रोजन को रिप्लेस करके खुद क्यों यहाँ पे लग गया है ना. बस ये जान लीजिए कि ये जिंक होता है, ये सल्फ्यूरिक एसिड होता है, और जब जिंक सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करता है तो वो क्या करता है? हाइड्रोजन को लिबरेट कर देता है और जिंक सल्फेट बना लेता है. ओके, चलिए, ये यहाँ पे वर्ड्स में लिखा है जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स अस जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस. ओके, दिस इज नोन एज द वर्ड इक्वेशन. इसको हम लोग कैसे जानते हैं? वर्ड में लिखी गई इक्वेशन है ये, ठीक है ना. वी कैन चेंज दिस वर्ड इक्वेशन इनटू अ केमिकल इक्वेशन बाय राइटिंग द सिंबल एंड फार्मूले ऑफ द वेरियस सब्सटेंसेस इन प्लेस ऑफ देयर नेम. हम लोग सारे अलग अलग सब्सटेंसेस के फार्मूले लिख सकते हैं उनके नेम के जगह पे, है ना. जैसे वर्ड में लिखा है उसकी जगह हम लोग क्या कर देंगे? सिंबल यूज़ कर लेंगे. नाउ सिंबल ऑफ जिंक इज, जिंक का जो सिंबल है वो क्या है? Zn. फार्मूला ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज H2SO4. ओके, 2 हाइड्रोजन 1 सल्फर और 4 ऑक्सीजन से मिलकर के क्या बनता है? सल्फ्यूरिक एसिड बनता है. फार्मूला ऑफ जिंक सल्फेट इज ZnSO4. ओके, एंड फार्मूला ऑफ हाइड्रोजन गैस इज H2. हाइड्रोजन कभी भी H के फॉर्म में नहीं रहेगा, जब भी ये रहेगा H2 के फॉर्म में रहेगा. इसका भी रीज़न मैं बताऊंगा. चलिए, सो पुटिंग द सिंबल्स ऑफ फार्मूले ऑफ ऑल द सब्सटेंसेस इन द अबव वर्ड इक्वेशन वी गेट द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन. हम लोग ऊपर ये सारे सिंबल्स को रखने के बाद ये जो है हम लोग इक्वेशन मिलेगा. जिंक की जगह हमने Zn रख दिया, सल्फ्यूरिक एसिड की जगह H2SO4 रख दिया, और जिंक सल्फेट की जगह ZnSO4 रख दिया, और हाइड्रोजन गैस की जगह H2 रख दिया. ओके, अब देखिए यहाँ पे कुछ बीच में एरो लगा हुआ है. इस एरो के जो लेफ्ट साइड होता है उसको हम लोग रिएक्टेंट्स कहेंगे. रिएक्टेंट्स कितने भी हो सकते हैं, 1 2 3 5, हाँ कुछ भी हो सकते हैं. रिएक्टेंट्स का कोई लिमिट नहीं होता है, ठीक है. और प्रोडक्ट भी कितने भी हो सकते हैं, लेकिन राइट वर्ड जो लिखा रहेगा वो क्या है? प्रोडक्ट है. लेफ्ट साइड में जो लिखा है एरो के वो क्या है? रिएक्टेंट्स है. ओके, राइट साइड प्रोडक्ट क्या. अब आप लोग ये सोच रहे होंगे सर अगर सिंगल यहाँ पे रिएक्टेंट होगा तो कैसे वो रिएक्ट करेगा किसी से? तो ऐसा होता है बच्चों, वहाँ पे डिकम्पोजिशन होता है, ठीक है ना. जैसे CaCO3 का कैसे टूटेगा? CaO प्लस CO2. इस तरीके से जो है रिएक्शन होती है ना. जैसे आप यहाँ समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए ये CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट है ना, इसको हमने हीट कर दिया. हीट का सिंबल ये होता है, याद रखिएगा. तो ये किस में टूट जाता है? CaO प्लस CO2. अब देखिए, एक कैल्शियम और एक कार्बन यहाँ, 3 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन यहाँ. तो ये रिएक्टेंट होता है और ये प्रोडक्ट होता है. ओके, सिंगल रिएक्टेंट भी हो सकता है, होता ही है. चलिए,
यहाँ पे समझ लिए आप लोग कि कैसे हम लोग वर्ड इक्वेशन को सिंबल वाले इक्वेशन में क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। तो Zn रिएक्ट विथ H2SO4 गिव्स अस ZnSO4 प्लस H2। इस तरीके से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम लोग कलेक्टिवली रिएक्टेंट्स कहते हैं और इसको हम लोग कलेक्टिवली क्या बोल देते हैं, प्रोडक्ट्स। ओके, चलिए आगे देखते हैं। द सब्सटेंसेज विच कंबाइन और रिएक्ट आर नोन एज रिएक्टेंट्स। जो कंबाइन हो रहे हैं, जो रिएक्ट हो रहे हैं, उसको क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट्स बोलेंगे। जैसे जिंक एंड सल्फ्यूरिक एसिड आर द रिएक्टेंट्स हियर। जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, यहाँ पे रिएक्टेंट्स है। द रिएक्टेंट्स आर ऑलवेज रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एन इक्वेशन। हमेशा जो रिएक्टेंट्स होंगे वो किधर आएंगे, लेफ्ट हैंड साइड में आएंगे। ओके, विद अ प्लस साइन बिटवीन देम। अच्छा, मान लीजिए एक से ज़्यादा रिएक्टेंट है, 2 है या 3 है, तो उन सारे रिएक्टेंट्स के बीच में क्या होना चाहिए, प्लस साइन होना चाहिए। ओके, चलिए। द न्यू सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड इन अ रिएक्शन आर नोन एज प्रोडक्ट। जो मान लीजिए हमने जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड ही लिया था, ये तो हमारे पास था नहीं, इसके रिएक्ट करने के बाद ये बना है। जो रिएक्टेंट के रिएक्ट करने के बाद बनता है उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। ओके, द न्यू सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड इन अ केमिकल रिएक्शन आर नोन एज प्रोडक्ट्स। जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन आर द प्रोडक्ट्स इन दिस केस। जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन क्या है, प्रोडक्ट है इस केस में। द प्रोडक्ट्स आर ऑलवेज रिटन ऑन द राइट हैंड साइड इन एन इक्वेशन विद अ प्लस साइन बिटवीन देम। तो जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा इक्वेशन के राइट साइड में लिखा जाएगा, और जितने भी प्रोडक्ट होंगे, ये 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो सबके बीच में क्या होना चाहिए, प्लस का साइन होना चाहिए। द एरो साइन, इस तरीके से जो हम एरो साइन यहाँ पे बनाए हुए हैं, यहाँ देखिए, पॉइंटिंग टूवर्ड्स द राइट हैंड साइड इज पुट बिटवीन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। जो एरो है वो हमारा डायरेक्टिंग किधर है, देखिए राइट वर्ड है ना। इसको हम लोग कहाँ रखते हैं, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के बीच में रखते हैं। दिस एरो इंडिकेट्स दैट द सब्सटेंसेस रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड आर कंबाइनिंग टू गिव्स द सब्सटेंसेस रिटन ऑन द राइट हैंड साइड। ये एरो क्या बताता है कि जो हमें सब्सटेंसेस जो कि रिटन है लेफ्ट हैंड साइड, वो कंबाइन होकर के क्या देगा, सब्सटेंसेस विच इज रिटन इन, जो लेफ्ट हैंड साइड में है वो हमको कंबाइन होकर क्या देगा, जो सब्सटेंसेस रिटन है राइट हैंड साइड में। ओके, चलिए यहाँ पे देखिए कुछ एक इमेज बनाया हुआ है, इसको देख लीजिए। जिंक मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म जिंक सल्फेट सोल्यूशन एंड हाइड्रोजन गैस। इस तरीके का कुछ सोल्यूशन होता है वहाँ पे, ठीक है ना। जिंक मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म जिंक सल्फेट। जो जिंक मेटल होगा वो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करके क्या देगा, जिंक सल्फेट देगा और हाइड्रोजन को वहाँ से डिस्प्लेस कर देगा। चलिए, ओके, वही कहा था मैंने, जो राइट हैंड साइड पे लिखा है वही एरो दिखाता है। मतलब एरो क्या इंडिकेट करता है, कि लेफ्ट हैंड साइड वाले कंबाइन होकर के जो राइट हैंड साइड पे इक्वेशन लिखी है उस तरह का कुछ प्रोडक्ट देंगे। ओके, इट शुड बी क्लियर बाय नाउ दैट अ केमिकल इक्वेशन इज अ शॉर्ट हैंड मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन। अब ये जो है क्लियर हो गया होगा कि जो केमिकल इक्वेशन होती है वो शॉर्ट हैंड मेथड है, मतलब एकदम सिंपल में शॉर्ट वे में लिख देते हैं, ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन। किसी केमिकल रिएक्शन को लिखने का सबसे छोटा मेथड है। ओके, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। हम जानते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास के अकॉर्डिंग हम जितना भी रिएक्टेंट लिए हैं, प्रोडक्ट जब उसका बनता है तो वो रिएक्ट करके उतना ही मास देगा जितना हमने रिएक्टेंट में लिया था। मास कभी भी चेंज नहीं हो सकता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सेज दैट मासेस कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। ओके, तो हम लोग रिएक्ट जितना करा रहे हैं उतना ही क्या बनेगा, हम लोग का उतना ही वेट का क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। जैसे हम लोग क्या है ना कि 100 ml का हमने वाटर ले लिया और 50 ग्राम हमने शुगर ले लिया, ठीक है ना। अब 100 ml का कुछ वेट रहा होगा वाटर का, मान लीजिए 100 ग्राम, और 50 ग्राम किसका है वेट है, शुगर का। तो अब हम जब दोनों को मिला दें, शुगर और वाटर को, और जब उसका वेट मेज़र करेंगे तो कितना आएगा, 150 ग्राम। वॉल्यूम से नहीं मतलब है, वॉल्यूम घटे बढ़े उससे नहीं मतलब है, लेकिन मास जो होगा हमेशा क्या होता है, कंजर्व होता है। बात समझ में आ रही है, मास नहीं चेंज हो सकता है। जब 2 रिएक्टेंट मिलते हैं
तो दोनों का मास मिला करके ही प्रोडक्ट के मास के बराबर होता है। यही क्या होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस, चलिए देखते हैं क्या होता है। अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस हैज़ एन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। तो जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन होगी उसमें इक्वल नंबर ऑफ एटम्स होंगे दोनों साइड, रिएक्टेंट साइड भी और प्रोडक्ट साइड भी, ठीक है ना। सिर्फ रीअरेंजमेंट्स ऑफ एटम्स होता है किसी भी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में। चलिए, इन अदर वर्ड्स अ बैलेंस्ड इक्वेशंस हैज़ एन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स ऑन बोथ द साइड्स। दिस पॉइंट विल बिकम मोर क्लियर फ्रॉम द फॉलोइंग एग्जाम्पल। जिंक रिएक्ट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू गिव्स अस जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस। जिंक जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करके जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस हमको दे रहा है। दिस कैन बी रिटन इन द इक्वेशन फॉर्म, ऐसे लिख सकते हैं, ये तो हम लोग सीख ही चुके हैं, ठीक है ना। लेट अस काउंट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट सेपरेटली। हम लोग चलिए काउंट करते हैं अलग अलग एटम्स जो कि रिएक्टेंट्स में मतलब हैं और जो कि प्रोडक्ट्स में हैं, सेपरेटली उसको लिख लेते हैं। अच्छा, नंबर ऑफ जिंक रिएक्टेंट्स में कितने हैं, देखिए इधर कितने हैं 1, प्रोडक्ट में कितने हैं इधर देखिए 1। नंबर ऑफ हाइड्रोजन देखिए यहाँ पे रिएक्टेंट में 2 है और प्रोडक्ट में भी कितना है 2 ही है। और नंबर ऑफ सल्फर एटम्स रिएक्टेंट में 1 है, यहाँ दिख रहा है, और प्रोडक्ट में भी 1 ही है। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स रिएक्टेंट में कितने हैं 4 हैं और प्रोडक्ट में भी कितने हैं 4 हैं। ओके, अब यहाँ पे कोई भी फ़र्क नहीं दिख रहा है। अगर बीच में कुछ फ़र्क आ जाता तो हम लोग को बैलेंस करने की ज़रूरत होती, लेकिन अगर यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं दिख रहा है किसी भी, देखिए 1 यहाँ भी है, वहाँ यहाँ भी है, तो जिंक मतलब बराबर है, हाइड्रोजन भी दोनों तरफ बराबर है, सल्फर भी दोनों तरफ बराबर है, और ऑक्सीजन भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों तरफ बराबर है। देखिए 4 ऑक्सीजन यहाँ है, 4 ऑक्सीजन यहाँ है, यानी कि जितने रिएक्टेंट्स में जो एटम है उतने ही प्रोडक्ट में भी वही एटम है। इसका मतलब क्या है हम लोग समझते हैं। वी फाइंड दैट द रिएक्टेंट्स कंटेन्स 1 जिंक एंड produced also contains products also contain 1 zinc atoms, ठीक है, ये चीज़ हम लोग समझ लिए हैं। reactant contains 2 hydrogen and product also contain 2 hydrogen, ठीक है ना। similarly reactant contain 1 sulfur, product contain 1 sulfur, and finally reactant contain 4 oxygen and product contain 4 oxygens, ठीक है ना। ये सारे आइटम्स इतने बराबर हो गए। thus there is an equal number of atoms of different elements in the reactants and products, so the above chemical equation is a balanced equation. Since the number of atoms of various elements in reactants and product is equal, so we can say that a balanced chemical equation has equal masses of various elements in reactants and product. अब हम लोग जान रहे हैं कि रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में नंबर ऑफ एटम्स, इंडिविजुअल एटम्स जो है वो इक्वल है। इधर जितने एटम्स होने चाहिए उधर ही प्रोडक्ट में भी उतने ही एटम है। इसका मतलब जो मास इधर होगा वही मास इधर होगा। तो ये क्या कह रहा है कि जो भी मासेस ऑफ रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट साइड। ओके, चलिए सेकंड पॉइंट हम लोग देखते हैं, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस का। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। अब हम लोग क्या देखेंगे, सेकंड पॉइंट। एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हैज़ एन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ 1 और मोर एलिमेंट्स इन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। अब अनबैलेंस्ड इक्वेशन क्या है उसको समझिए। इन अदर वर्ड्स, एन अनबैलेंस्ड इक्वेशन हैज़ एन अनइक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ 1 और मोर एलिमेंट्स ऑन इट्स 2 साइड। दिस पॉइंट विल बिकम मोर क्लियर फ्रॉम द फॉलोइंग एग्जाम्पल। हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। दिस रिएक्शन कैन बी रिटन इन एन इक्वेशन फॉर्म एज। अब यहाँ पे क्या है, अनबैलेंस्ड इक्वेशन को हमको शो करना है, तो H2 + O2 गिव्स अस H2O। अब देखिए रिएक्टेंट साइड में 2 हाइड्रोजन दिख रहा है, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन दिख रहा है। रिएक्टेंट साइड में 2 ऑक्सीजन दिख रहे हैं, लेकिन प्रोडक्ट में सिर्फ और सिर्फ 1 ही ऑक्सीजन दिख रहा है। यानी कि एक जो है हमारा ऑक्सीजन है, एक सब्सटेंस का हमारा क्या बदल गया, बैलेंसिंग बदल गई। मतलब इधर 2 है और इधर 1 है, तो एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है। मतलब ऐसे कई रिएक्टेंट हो मिलकर के प्रोडक्ट कई दे रहे हों, तो उसमें कई रिएक्टेंट्स और कई प्रोडक्ट के जो है एटम्स इक्वल ना हो, ऐसा भी हो सकता है ना। हो सकता था यहाँ पे H2 मतलब कोई और भी रिएक्शन लंबी होती, उसमें 1-2 एलिमेंट का और ना मिलता, जितने रिएक्टेंट्स हों उतने प्रोडक्ट्स हों,
उतने ही एटम्स, ऐसा नहीं होता, तो भी उसको अनबैलेंस्ड कहते हैं। यहाँ पे सिर्फ एक भी नहीं अगर मिल रहा है, जैसे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो भी ये क्या हो गई, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गई। ओके, लेट अस काउंट द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एंड एटम्स एंड ऑक्सीजन एटम्स इन रिएक्टेंट्स एज वेल एज प्रोडक्ट। तो अब इन रिएक्टेंट्स और इन प्रोडक्ट, मतलब रिएक्टेंट्स मतलब इस साइड का, प्रोडक्ट मतलब इस साइड का। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम रिएक्टेंट में कितने हैं, 2 हैं, यहाँ लिख लिया। प्रोडक्ट में कितने हैं, 2 है। ऑक्सीजन एटम 2 है और प्रोडक्ट में कितना, 1 है। तो इस तरह के रिएक्शन क्या कहलाएंगे, हमारे अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस कहलाएंगे, इस तरह के इक्वेशन जो है। इन दिस इक्वेशन दो द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इज इक्वल इन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट, ओके, बट द नंबर ऑफ ऑक्सीजन atoms is unequal. There are 2 oxygen atoms on the left hand side but only 1 oxygen atom on the right hand side. The above chemical equation contains an unequal number of oxygen atoms in reactants and products, so it is an unbalanced equation. Since the number of atoms of various elements in reactants and products is unequal, we can say that an unbalanced equation has unequal masses of various elements in reactants and products. अब अगर इधर 2 ऑक्सीजन है, इधर 1 ऑक्सीजन है, 2 हाइड्रोजन बराबर, 2 ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन अलग अलग है, इसका मतलब इसका मास रिएक्टेंट का कुछ और होगा, इसका मास कुछ और होगा, मतलब अलग अलग होगा। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मासेस को अनइक्वल बैलेंस्ड वाले जो केमिकल अनइक्वल जो इक्वेशन होंगे वो कभी भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास को सेटिस्फाई नहीं कर सकते हैं। ओके, the equation H2 plus O2 gives us H2O contains 2 oxygen atoms in the reactants but only 1 oxygen atoms in the products. It appears as 1 oxygen atom has been destroyed in this chemical reaction. अब इससे तो ये लग रहा है ना कि इस रिएक्शन के दौरान जब 2 ऑक्सीजन से 1 ही ऑक्सीजन मिला है तो 1 ऑक्सीजन क्या हो गया है, डिस्ट्रॉय हो गया है। ओके, दिस हाउएवर कैन नॉट हैपन बिकॉज अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये कभी नहीं हो सकता है कि मास क्या हो, डिस्ट्रॉय हो जाए, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। ओके, अच्छा ये देखिए यहाँ पे कुछ फिगर बना हुआ है। लॉन्च ऑफ स्पेस शटल डिस्कवरर लिक्विड हाइड्रोजन बर्न्स इन लिक्विड ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर, प्रोड्यूसिंग अ ट्रमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी टू लिफ्ट द शटल आउट ऑफ द अर्थ्स ग्रेविटेशन फील्ड। अच्छा, ये जो हमारे जो ये जो लॉन्च स्पेस शटल्स होते हैं, ये सब होते हैं, ये किस बेसिस पर काम करते हैं तो जान लीजिए। जैसे मिसाइल वगैरह हो गई, किस बेसिस पे काम करती है, तो जैसे कई बच्चे जानते तो हैं कि APJ अब्दुल कलाम कौन थे, बहुत ही अच्छे से उनकी रिस्पेक्ट भी करते हैं, लेकिन एक्चुअल में उनको शायद ये नहीं पता रहता है कि APJ अब्दुल कलाम का बहुत ही मेन कंट्रीब्यूशन कौन था, जो परमाणु का जो एटम बम्स का इन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी के समय में जो परीक्षण हुआ था उसमें इनका क्या रोल था। तो एक टेक्नोलॉजी होती है क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी, उसी का इन्होंने क्या किया था, इंडिया को मतलब दिया था। क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी नहीं होती तो जो गैसियस फॉर्म में फ्यूल्स होता है वो जब लो प्रेशर में हम लोग ऊपर जाते हैं, ऊपर जैसे जैसे हम जाएंगे अर्थ के ऊपर स्पेस में, तो वहाँ पे क्या होता है, प्रेशर घटता जाता है। अब प्रेशर घटता जाता है तो जाहिर सी बात है कि प्रेशर कम होगा तो गैसेस जो होंगे वो लिक्विफाई नहीं हो पाएंगे। तो लो प्रेशर पे गैसेस को लिक्विफाई करना, यानी फ्यूल जो हम ले जा रहे हैं रॉकेट में भर के, उसको लिक्विफाई करने की ही टेक्नोलॉजी को क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी कहा जाता है, जिसकी वजह से इंडिया को मिसाइल बनाने में, मतलब वो सब जो परमाणु हथियार बनाने में बहुत दिक्कत आ रही थी, उसी को APJ अब्दुल कलाम ने मेथड दिया, जिसको हम लोगों को अमेरिका लेने नहीं दे रहा था। वो क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी को मतलब अमेरिका बीच में दरार डाल रहा था, है ना। तो उसको जो है मतलब APJ अब्दुल कलाम ने सॉर्ट आउट किया उस प्रॉब्लम को, और भारत एक जो है परमाणु का एक बहुत ही अच्छा सशक्त देश बना, है ना। चलिए, तो ये समझिए आप लोग कि केमिस्ट्री कितना इम्पोर्टेंट है, यहाँ पढ़ते हैं और कहाँ पे यूज होता है, देश की सुरक्षा में यूज हो सकता है, ठीक है ना। तो आप लोग बच्चों अच्छे से पढ़ते रहिए, समझते रहिए चीज़ों को। अभी छोटी छोटी चीज़ें हैं, आगे आप लोगों को देश संभालना है। चलिए।
अच्छा, बोला था मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। यही क्या था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास था। दिस मीन्स दैट द टोटल मासेज ऑफ द रिएक्टेंट मस्ट बी इक्वल टू द टोटल मासेज ऑफ द प्रोडक्ट्स। ओके, ये बात हम समझाती हैं। टोटल रिएक्टेंट का जो मास होता है वो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट होना चाहिए, यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता है। In other words, we can say that the number of various types of atom in reactants must be equal to the number of same type of atoms in product। वही सेम चीज़ बोल रहा है कि जितने नंबर ऑफ सेम टाइप्स ऑफ रिएक्टेंट्स एटम है उतने ही सेम टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट साइड में एटम्स होने चाहिए। इट इज़ ऑब्वियस दैट वी हैव टू मेक द नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स इक्वल ऑन बोथ द साइड्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। तो हमको अलग अलग तरह के एलिमेंट को रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड जो है सारे एटम्स को बैलेंस करना पड़ेगा। टू मेक द नंबर ऑफ डिफरेंट एटम्स ऑफ एन डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स इक्वल इन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट इज़ नोन एज बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन। अब रिएक्टेंट साइड में अलग एटम हो, प्रोडक्ट साइड में अलग एटम्स हो, मतलब नंबर्स अलग हो, उसको बैलेंस करने को ही हम क्या बोलते हैं, बैलेंसिंग ऑफ एन इक्वेशन। इट शुड बी नोटेड दैट द केमिकल इक्वेशंस आर बैलेंस्ड टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इन केमिकल रिएक्शन। तो यह नोट करने वाली बात है कि जो बैलेंस करते हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशंस जो हम बनाते हैं वही किस लिए सेटिस्फाई करते हैं, वो किसको सेटिस्फाई करेगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। ये रूल हमको बदलना नहीं है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बेसिस पे ही हम लोग क्या करते हैं, बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन करते हैं। तो बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन क्या सेटिस्फाई करता है, किसको सेटिस्फाई करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। तो देख लेते हैं थोड़ा। द रिएक्शंस बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर कैनॉट बी रिटेन एज H2 + O गिव्स अस H2O। इस फॉर्म में कभी भी रिएक्शंस को लिख नहीं सकते हैं। अब ये क्यों नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि जो H2 है वो कभी H के फॉर्म में नहीं मिलता है, और जो O2 है वो कभी O के फॉर्म में नेचर में नहीं मिलता। ये हमको हमेशा किस फॉर्म में मिलेगा, ऑक्सीजन। इसकी नेचुरल स्टेट क्या है, ऑक्सीजन गैस। तो ऑक्सीजन गैस क्या होता है, दो ऑक्सीजन का मिल करके कोवेलेंटली बॉन्डेड होता है वो, ठीक है ना। अभी आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में आगे डिस्कस करेंगे, फिर सोचेंगे, देखेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, थोड़ा बहुत मेटलिक बॉन्डिंग को भी हल्का हल्का समझते चलेंगे, है ना। अभी ये सब चीज़ें मत देखिए, बस ये समझिए कि ऑक्सीजन इस फॉर्म में नहीं होता है, हमेशा किस फॉर्म में रहेगा, O2 के फॉर्म में रहेगा। ओके, because oxygen occurs in the form of O2 molecules and not as O, all the substances have definite formula which cannot be altered. So we should never change the formula of an element or a compound to balance an equation. तो हम जानते हैं कि इस फॉर्म में मिलता है, इस फॉर्म में नहीं मिलता है ना। और फार्मूला इस चीज़ को अलाउ नहीं करेगा लिखने के लिए कि H2 + O लिख करके H2O बना लें। तो वी शुड नेवर चेंज द फार्मूला ऑफ एन एलिमेंट्स और अ कंपाउंड टू बैलेंस एन इक्वेशन। हम कभी भी ऐसा नहीं कर सकते यहाँ 2 था तो यहाँ से 1 हटा दिए और बैलेंस हो जाए, ऐसा नहीं कर सकते हैं। हम लोग फंडामेंटल्स को चेंज नहीं कर सकते। हाइड्रोजन जो इस फॉर्म में रहेगा तो इसी फॉर्म में लिखना है, ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में रहता है तो इसी फॉर्म में लिखना है, H2O जो होता है इसी फॉर्म में रहता है तो H2O ही लिखना है, यानी कि एक हाइड्रोजन उड़ा दें और OH बना दें, ऐसा नहीं। अगर इन दोनों साइड में मान लीजिए इधर एक O होता है, इधर एक H होता, ऐसा कुछ आ जाए तो हम इसका फार्मूला थोड़ी ना चेंज कर देंगे H2O का, है ना। दो रिएक्टेंट्स मिल करके अगर हमको पानी दे रहे हैं तो पानी कभी OH थोड़ी ना बन जाएगा, ठीक है ना। दोनों साइड एक एक कुछ बढ़ा देंगे एलिमेंट्स को, है ना, कुछ एटम्स को नंबर को बढ़ा देंगे। तो बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शंस में कभी भी ये ध्यान रखिएगा कि जितने नंबर्स जो होते हैं किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल या कंपाउंड, जैसे क्या है ना, फिक्स है। मान लीजिए नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन किस फॉर्म में रहेगा, N2 के। क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन किस फॉर्म में रहेगा, Cl2 के, है ना। ऑक्सीजन हमेशा किस फॉर्म में रहेगा, O2 के। हीलियम ऐसे ही H ही रहता है ना। हाइड्रोजन किसके फॉर्म में रहता है, H2O के। सल्फर डाइऑक्साइड हमेशा इस फॉर्म में रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड हमेशा इस फॉर्म में रहेगा, है ना। HNO3 हमेशा इस फॉर्म में रहेगा, ठीक है ना। नाइट्रिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 हमेशा इस फॉर्म में रहेगा, या CH3COOH एसिटिक एसिड इस फॉर्म में रहेगा, है ना। जिसका फिक्स कंपोजिशन है, नेचुरल स्टेट में, मतलब यही होती है इसकी, है ना। ये चीज़ मत चेंज करिए कभी, ठीक है। बेसिकली इन सबों में ध्यान रखिए कभी भी इसका जो नेचुरल स्टेट है उसको चेंज ना करिए। यानी कि नाइट्रोजन बैलेंस करने के चक्कर में नाइट्रोजन में से ये 2 हटा दें, इंडेक्स इसका गायब कर दें, इसका इंडेक्स गायब कर दें, नहीं,
ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पे इंडेक्स गायब कर दिया, यहाँ 2 होना चाहिए और यहाँ पे गायब कर दिया इसका इंडेक्स। बात समझ में आ रही है मेरी? सो वी नेवर चेंज द फार्मूला ऑफ एन एलिमेंट्स और कंपाउंड टू बैलेंस एंड इक्वेशन। किसी बैलेंसिंग करने के लिए हमको एलिमेंट या उस मॉलिक्यूल या कंपाउंड का कभी भी हमको फार्मूला नहीं चेंज करना है। ओके, वी कैन ओनली मल्टीप्लाई अ सिंबल ऑफ अ फार्मूला बाई फिगर लाइक 2, 3, 4। इट विल बी गुड टू नोट हियर दैट द एलिमेंट्स विच एग्जिस्ट एज डाईएटॉमिक मॉलिक्यूल्स आर ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन हमेशा किस फॉर्म में रहता है? O2 के फॉर्म में रहता है। हम कभी भी ये नहीं करेंगे कि यहाँ से उड़ा दें इंडेक्स। हम क्या करेंगे? बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, या यहाँ 2 कर देंगे, या 3 कर देंगे, जो भी ज़रूरत होगी। यहाँ 1 कर देंगे, ये 2 कर देंगे, 3, जो भी हमको स्टोइकियोमेट्री बनाने की ज़रूरत होगी, जो कोफिशिएंट बनाने की ज़रूरत होगी, उसको हम लोग कर लेंगे, लेकिन कभी भी इंडेक्स नहीं उड़ाएंगे। जैसे ये 2 क्या है? इसका इंडेक्स है। ये क्या दिखाता है कि 2 हाइड्रोजन हमेशा जुड़े हुए होंगे। यहाँ पे 2 होना चाहिए, इसका मतलब क्या है? 2 ऑक्सीजन हमेशा जुड़े हुए होंगे। इसको नहीं उड़ाना। अगर इसको उड़ा दिए, इसका मतलब हमने क्या कर दिया? गलती कर दिया, एरर कर दिया। वो उस तरीके से कभी भी रिएक्शंस मान्य नहीं होगी, केमिकल इक्वेशन जो हम लोग लिख रहे हैं। ओके, चलिए, हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन डाईएटॉमिक के फॉर्म में रहता है O2, हाइड्रोजन डाईएटॉमिक के फॉर्म रहेगा H2, नाइट्रोजन डाईएटॉमिक के फॉर्म में रहेगा N2। डाईएटॉमिक मतलब 2 आइटम्स, फ्लोरीन F2, क्लोरीन Cl2, ब्रोमीन Br2, आयोडीन I2। ऑल अदर्स एलिमेंट आर यूजुअली considered monoatomic in equation writing and represented by their symbols. We will now learn the balancing of chemical equation. अब इस चीज़ को, जो ये लाइन लिखी है, इसको मैं बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन में अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है बच्चों, आप लोग देखिए, चलिए अभी देख लीजिए। ओके, बैलेंसिंग ऑफ chemical equations. The process of making the number of different types of atoms equals on both the side of an equation is called balancing of equation. तो ऐसा प्रोसेस जिसमें हम क्या कर रहे हैं? नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स को, अलग अलग एटम्स को इक्वल कर रहे हैं बोथ द साइड ऑफ एन इक्वेशन। इस साइड और इस साइड, दोनों साइड क्या कर रहे हैं? इक्वल कर रहे हैं। कैसे करेंगे इक्वल? उसका मेथड होता है, कई मेथड्स होते हैं। जैसे आगे चल के हम लोग बड़े बड़े जो रिएक्शंस होंगे, जो बड़े बड़े इक्वेशंस होंगे, उसको बैलेंस करने के लिए अलग अलग मेथड यूज करेंगे। अभी क्या करते हैं हम लोग? हीट एंड ट्रायल मेथड यूज करते हैं, मतलब तुक्का मारते हैं। ठीक है ना? लेकिन ये तुक्का एकदम परफेक्ट लगेगा आप लोगों का। इससे मत जाइए कि तुक्का का मतलब कुछ दिक्कत आ सकती है। नहीं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। छोटे छोटे रिएक्शंस ऐसे ही हीट एंड ट्रायल से ही सॉल्व किए जाते हैं। बड़ी क्लास, हायर क्लास में भी जाएंगे तो जो आपके छोटे रिएक्शंस होंगे वो हीट एंड ट्रायल से होते हैं। अब जैसे बड़े इक्वेशंस आ गए हैं, बहुत बड़े इक्वेशंस आ गए हैं ना, H2SO4 प्लस USO4 का होल ट्वाइस प्लस Al2SO4 डॉट, इस तरीके का कई मतलब रिएक्टेंट्स हो और कई प्रोडक्ट हमको दे रहा हो, तो वहाँ पे बैलेंसिंग करने के लिए जो होता है वो हम लोग अलग अलग मेथड यूज़ करते हैं। तो उसमें हम लोग पढ़ते हैं आगे चल के कि रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है ना, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होता है, कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या होता है ना, और क्या होता है डिसोसिएशन, मतलब एक तरीके से काफ़ी टाइप की रिएक्शंस मिलेंगी। तो वो सारी चीज़ें तो हम लोग बेसिक यहाँ भी पढ़ लेंगे 10th में भी, लेकिन सबको बैलेंस करने के लिए कई मेथड आएंगे। जैसे आयन इलेक्ट्रॉन मेथड हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड हो गया। एक बहुत एडवांस मेथड होता है जिसको पढ़ाया नहीं जाता है ना, जिसको 11th-12th में नहीं पढ़ाया जाता है। वो IIT और नीट के बच्चे उसको ज़्यादातर देखते हैं कि फेमिलियर होते हैं। प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन के मेथड एक होता है जिसमें हम लोग 10th का मैथमेटिक्स यूज करके कितनी भी बड़ी रिएक्शंस होती है उसको हम लोग क्या कर लेते हैं? कैलकुलेट कर लेते हैं, बहुत अच्छे से इक्वेशन बना लेते हैं। तो उसमें अभी हम लोग को इतनी लंबी कहानी नहीं जाना है। हम लोग अभी छोटे से में हीट एंड ट्रायल मेथड से क्या करेंगे? रिएक्शन बैलेंस कर लेंगे। जब आप लोग थोड़ा सा एक्सपर्ट हो जाएंगे इस चीज़ में तो मैं हर तरह का मेथड आप लोगों को करा दूंगा, है ना। ये नहीं मैटर करता है कि IIT वाले जानते हैं या नीट वाले जानते हैं और आप नहीं जान सकते। बच्चों, आप लोग को बेसिक अगर पता है तो मुझे एडवांस पढ़ाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। जब बेसिक ही नहीं पता रहेगा तो एडवांस हम कुछ भी बता दें आप लोगों के समझ में नहीं आने वाला। ठीक है, तो जितने भी मेथड अगर आप लोग कहेंगे, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड समझा दीजिए सर, है ना, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड समझा दीजिए, या प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन वाला मेथड समझा दीजिए, तो कितनी भी बड़ी रिएक्शंस होगी आप लोग सॉल्व कर लेंगे। तो उसके पहले आप लोगों को ये दृढ़ निश्चय डिटरमाइंड हो जाना पड़ेगा कि जितनी भी बेसिक कॉन्सेप्ट है आप लोगों को आते हैं। इसके बाद हम लोग
उस पर मूव कर सकते हैं। वैसे बेसिकली आप लोग का 10th है, मैं तो कहूँगा 10th पे फोकस ज़्यादा करिए, उन सब चीज़ों को हल्का फुल्का भी देखते रहिए, ठीक है ना। चलिए ओके, तो ये रिएक्शन क्या थी हमारे पास, H2 + O2 गिव्स यू H2O। इन दिस रिएक्शन H2 एंड O2 आर रिएक्टेंट्स वेराज H2O इज प्रोडक्ट। ये रिएक्टेंट्स हो गए, ये प्रोडक्ट हो गया। लेट अस काउंट द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आइटम्स इन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। तो हम लोग काउंट कर लेते हैं रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में कितने हाइड्रोजन आइटम है। तो रिएक्टेंट में 2 दिख रहा है, प्रोडक्ट में भी 2 दिख रहा है। ऑक्सीजन कितने हैं, रिएक्टेंट में 2 है और प्रोडक्ट में 1 है। ओके, द नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम्स इज इक्वल ऑन बोथ द साइड। देखिए इतने लंबे लंबे लाइन करने की हमको ज़रूरत नहीं है, हम लोग एक सिंगल स्टेप में करेंगे। अभी ये बस सिर्फ और सिर्फ इतनी लाइनें इसलिए पढ़ी जा रही हैं ताकि क्या हो जाए, हम लोग का जितना भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। आगे हम लोग बैलेंसिंग क्या करेंगे, फटाक से एक लाइन में क्लियर करेंगे। कोई इतना लंबा मेथड हम लोग को लिखने की ज़रूरत नहीं है। बात ये सब आपको ध्यान में होनी चाहिए। ये सिर्फ क्यों बताया जा रहा है, ताकि आप लोग एक एक लाइन बाय लाइन, वर्ड्स बाय वर्ड्स क्या हो जाए, फेमिलियर हो जाए। द नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम्स इज इक्वल ऑन बोथ साइड, ठीक है ना। हाइड्रोजन आइटम तो दोनों साइड इक्वल है, बट द नंबर ऑफ ऑक्सीजन आइटम्स इज अनइक्वल। ऑक्सीजन आइटम क्या है, अनइक्वल। देयर आर 2 ऑक्सीजन आइटम्स ऑन द लेफ्ट साइड 2 है, बट ओनली 1 ऑक्सीजन आइटम्स ऑन द राइट साइड। ऑक्सीजन राइट साइड में 1 है। ओके, तो इधर 2 ऑक्सीजन, इधर 1 ऑक्सीजन है। तो टू हैव 2 ऑक्सीजन atoms on right side we multiply H2O by 2 and write 2 H2O so that। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन लाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो यही रिएक्शन हमारी कैसी बन जाएगी, ऐसी बन जाएगी। देखिए है ना, अभी इस साइड नहीं मल्टीप्लाई किए हैं कुछ भी, इधर सिर्फ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, 2 H2O हो जाएगा ना। अब इससे क्या हुआ कि यहाँ पे 2 ऑक्सीजन आ गया। देखिए यहाँ 2 ऑक्सीजन था, यहाँ भी 2 की ज़रूरत थी, लेकिन ये 2 बनाने के चक्कर में हमने क्या किया, हाइड्रोजन को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये 2 मतलब दोनों से मल्टीप्लाइड है, H2 से भी और O से भी। तो H2 से जब 2 मल्टीप्लाई होगा तो 2 हाइड्रोजन से 2 और मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितने हाइड्रोजन हो गए, 4। अब 4 हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए जो इधर हमारा 2 हाइड्रोजन था उसमें भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, ये हमारा हिट एंड ट्रायल मेथड हो जाता है और हम लोग रिएक्शन को क्या कर लेते हैं, इक्वेशन को बैलेंस कर लेते हैं। अच्छा क्या हुआ, ध्यान से समझें। H2 + O2 गिव्स अस H2O। H2 O2 के साथ रिएक्ट करके H2O दे रहा था। यहाँ 2 हाइड्रोजन था, यहाँ भी 2 था, यहाँ 2 ऑक्सीजन था, यहाँ 1 था। अब यहाँ पे 2 बनाने के लिए हमने इसके जो यहाँ पे कितना मल्टीप्लाई किया, 2 से। देखिए यहाँ पे 2 आ गया है ना। अच्छा, यहाँ जैसे ही 2 मल्टीप्लाई किए तो ऑक्सीजन 2 हो गया, बैलेंस हो गया, लेकिन हाइड्रोजन क्या हो गया, 2 × 2 4 हो गया है ना। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के चक्कर में हाइड्रोजन अनबैलेंस्ड हो गया। तो अब 4 हो गया ना यहाँ टोटल हाइड्रोजन। तो इसको बैलेंस करने के लिए 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 या 4 हो जाएगा यहाँ भी है ना। यानी यहाँ भी 4 हाइड्रोजन इधर भी, 2 ऑक्सीजन इधर भी, 2 ऑक्सीजन इधर भी। यहाँ पे देखिए वही रिएक्शन को हमने, उसी रिएक्शन को हमने लिख दिया है। लेट अस काउंट द नंबर ऑफ वेरियस आइटम्स ऑन बोथ द साइड ऑन वंस अगेन। अब नंबर ऑफ आइटम्स जो हैं उनको एक बार और काउंट कर लेते हैं इस वाले इक्वेशन में। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं, 4। रिएक्टेंट में 4 दिख रहे हैं और प्रोडक्ट में भी कितने दिख रहे हैं, 2 × 2 4। नंबर ऑफ ऑक्सीजन आइटम 2 दिख रहे हैं और प्रोडक्ट में भी कितने दिख रहे हैं, 2। ओके, होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा हम लोग और देख लेते हैं उसके बाद। दिस केमिकल इक्वेशन कंटेन्स एन इक्वल नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ऑन बोथ द साइड्स, सो दिस इज बैलेंस्ड इक्वेशन। तो जो हमने लिखा 2H2 + O2 गिव्स अस 2H2O, वो हमें क्या देता है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन देता है। ओके, चलिए आफ्टर डूइंग सम मोर प्रैक्टिस वी विल फाइंड दैट देयर इज़ नो नीड टू राइट सो मैनी टाइप्स ऑफ बैलेंस एंड इक्वेशन। वी विल देन बी एबल टू बैलेंस एंड इक्वेशन जस्ट इन अ 1 स्टेप। तो हम लोग आगे देखेंगे कि बहुत ही आसान हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हमको दिया है कोई रिएक्शन H2 + N2, ये तो इसी फॉर्म में रहेगा, गिव्स अस NH3 अमोनिया NH3। अब इसको कैसे बैलेंस करेंगे, देखिए सोचिए ऐसे। यहाँ पे नाइट्रोजन से ले लीजिए तो 2 नाइट्रोजन, यहाँ कितना है, 1 नाइट्रोजन है, ठीक है ना। हाइड्रोजन को अभी छोड़ दीजिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमेशा बात लास्ट में बैलेंस करना रहता है। 2 नाइट्रोजन दिख रहा है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहाँ 2 नाइट्रोजन हो गया। यहाँ कितने हाइड्रोजन है, 2। यहाँ कितने नाइट्रोजन हो गया, 3 × 2 6 हाइड्रोजन हो गया, ठीक है ना। यहाँ 2 हाइड्रोजन थे, यहाँ पे 6 हाइड्रोजन हो गया। तो 2 को कितने से मल्टीप्लाई करते हैं कि 6 हो जाए, 3। अब ये हमारा हिट एंड ट्रायल मेथड हो गया है ना। तो कोई भी ऐसी रिएक्शंस हो उसको हम लोग
इसी तरीके से बैलेंस करेंगे। अभी तो ये सिंपल सा छोटा सा दिखाया हमने, आगे चल के हम लोग और एग्जांपल लेंगे, अच्छे अच्छे जो इक्वेशन होंगे उसको बैलेंस करेंगे। आप लोग तब तक पढ़ाई करते रहिए, ठीक है ना। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और अच्छे से डिटेल में इस सारी चीज़ों को समझ लेंगे। हम लोगों को कभी भी इतना लंबा इक्वेशन नहीं लिखना, जो हम लोग लाइन बाय लाइन ऐसे लिख देख रहे थे ना, ये सारी चीज़ें, ये सारे स्टेप हमको लाइन बाय लाइन नहीं लिखने हैं। हम लोग इस रिएक्शन, मान लीजिए कोई इक्वेशन दी होगी, उसको बैलेंस करना होगा ना, एक बार में सिंगल स्टेप में यहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे, यहाँ पहुँच जाएंगे। ओके, हम लोग को ये सारी चीज़ें इतना लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। काफ़ी बच्चे कंफ्यूज जाते हैं, सर इतना स्टेप लिखना पड़ेगा। नहीं बच्चों, कोई इतनी स्टेप लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिंपली देगा, कहेगा बैलेंस द इक्वेशन, यहाँ से उठाएंगे डायरेक्ट आप ये कर देंगे, है ना। सिंपली अगर आप बताना चाहें तो बता सकते हैं कि पहले क्या किया, अपने स्टेप्स को बता सकते हैं। ओके, लेकिन कभी भी इतना लंबा आपको सोचने की ज़रूरत नहीं। क्या करना है, बस फटाक से यहाँ से उठाया, बैलेंस किया और इस फॉर्म में हमने रिएक्शन को लिख लिया। तो होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मेरी लाइन बाय लाइन जो एक एक चीज़ समझाने की जो टेंडेंसी है, ये आप लोगों को काफ़ी हेल्प करेगी। मैं जानता हूँ कि इसमें काफ़ी टाइम लग जा रहा है ना। कुछ बच्चे जो बहुत स्ट्रांग होंगे, बहुत तेज़ होंगे पढ़ने में, वो बोर हो जा रहे होंगे कि सर इतना लंबा हम लोग को पढ़ना है, लाइन बाय लाइन चल रहा है। तो बच्चे आप लोग जान लीजिए कि मैं 100% आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि जो लाइन बाय लाइन बच्चा पढ़ा रहेगा ना इस तरीके से, कभी कंफ्यूज नहीं हो सकता। नोट्स से पढ़ा बच्चा कंफ्यूज हो सकता है, लेकिन बुक्स की लाइन बाय लाइन से पढ़ा बच्चा कभी कंफ्यूज नहीं हो सकता। अगर एक एक चीज़ उसने अंडरस्टैंड कर ली तो उसको अच्छा मार्क लाने में कोई रोक नहीं सकता है। ओके, बुक इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। तो आप लोग मुझ पर बिलीव रखिए, ये चीज़ भरोसा रखिए कि मैं जो करा रहा हूँ आपके भले के लिए करा रहा हूँ। मैं भी नोट्स से जल्दी जल्दी कवर करा दूँगा। तो कई ऐसे जो कमज़ोर बच्चे, जो एवरेज बच्चे होंगे, जिनको चीज़ें थोड़ी सी अंडरस्टैंड नहीं होती है, अभी छोटे क्लासेस में, आप 9th-10th में, अभी जब 11th-12th में जाएंगे तो और आप लोग को ब्रॉडर एरिया मिलेगा, है ना। बहुत ज़्यादा आपका सिलेबस बढ़ जाएगा। तब आप लोग को समझ में आएगा कि सर जो एक एक छोटी चीज़ करा रहे थे वो क्यों करा रहे थे। इससे आप लोग का बेस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। आप लोग जैसे ही इंटर करेंगे हायर स्टैंडर्ड में, वैसे ही आप लोग अपने आप को एक कॉन्फिडेंट, मतलब एकदम अच्छे से आप लोग कॉन्फिडेंटली किसी चीज़ पे आप लोग पकड़ बना पाएंगे, है ना बच्चों। तो थोड़ा सा बोर हो लीजिए, क्या करना है, हम थोड़ा ज़्यादा पढ़ देते हैं लाइन्स, उससे कोई दिक्कत नहीं है बेटा, आप ही का रिवाइज हो रहा है ना। तो आप लोग भरोसा रखिए और पढ़ाई करते रहिए। मेरे लेक्चर्स देखने के बाद सिर्फ और सिर्फ आप लोग को किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, सिर्फ और सिर्फ आप लोग को क्वेश्चन आंसर करने की ज़रूरत पड़ेगी। और क्वेश्चन आंसर मैं जब कराऊंगा तो बुक के तो कराऊंगा ही कराऊंगा, अलग से जो एग्जाम्पलर्स प्रॉब्लम या हायर और मतलब बढ़िया कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स होंगे वो सब मैं करा दूँगा। यहाँ पे मेरे पास भरपूर टाइम होता है बच्चों, स्कूल में भरपूर टाइम नहीं होता है, स्कूल में लिमिटेड टाइम होता है, और प्लस कितनी छुट्टियाँ होती हैं। यहाँ पे क्या है, मैं रेगुलर वीडियो बनाऊँगा, पूरे साल वीडियो बनाऊँगा आपके लिए, है ना। जितना ज़्यादा आप पूरा पढ़ने के बाद इम्प्रूव भी करना चाहेंगे तो मैं और इम्प्रूवमेंट वाला वीडियो दूंगा आप लोगों को, है ना। ऐसा वीडियो बना दूंगा जिससे आप लोग IIT और नीट की जो अभी से तैयारी करना चाहते हो फाउंडेशन वाले बच्चे, वो उसको मूव कर जाएं। ये तो समझे ही समझे, उसको उस पर भी मूव कर जाएं, है ना। तो जैसी आप लोगों की रिक्वायरमेंट होगी वैसा मैं बना दूंगा। बस आप लोग मेरे साथ साथ लाइन बाय लाइन चलें, ये आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। कभी आप इस चीज़ से घबराइए मत कि सर इतना ज़्यादा आप जो है लाइन बाय लाइन पढ़ देते हैं। ओके, चलिए पढ़ाई करते रहिए। लॉकडाउन को छुट्टी मत समझिए बच्चों, यही आप लोगों की अग्नि परीक्षा है। इसी में जो बच्चा उभर के आएगा वो कल के दिन देश में नाम रोशन करेगा। धन्यवाद।